टैक्स बचाना हो या टैक्स की गुत्थी सुलझानी हो, ऐसे हर मोड़ पर आपके साथ खड़ा मिलेगा आपका ये पसंदीदा शो टैक्स गुरु, क्योंकि यहाँ आपको मिलता है बेहद ही आसान भाषा में टैक्स जैसे पेचीदे मुद्दों पर आसान जवाब। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं इस बार जाने माने टैक्स एक्सपर्ट मुकेश पटेल जी। मुकेश जी, आपको सबसे पहले बहुत बहुत बधाई चैंपियन ऑफ टैक्स पेयर एजुकेशन अवार्ड से सम्मानित होने के लिए। Please Thank you. offer a grand Thank you very welcome much. to Advocate Mukesh Patel. मुकेश जी, ये हम सभी के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है और ये आप चूंकि लंबे समय से सीएनबीसी आवाज़ से जुड़े रहे हैं और दर्शकों को आप अपने जो टैक्स से जुड़ी हुई शिक्षा है, जो आपकी एक्सपर्टीज़ है, उससे लाभान्वित करते रहें। इस पूरे पुरस्कार के लिए अगर मैं आपसे ये जानना चाहूँ कि इसका श्रेय किनको देना चाहेंगे? बिल्कुल लक्ष्मण जी, सबसे पहले तो मुझे बड़ी खुशी है, जैसे आपने बताया 2014 से लेके पिछले 8 साल से मैं सीएनबीसी परिवार से बहुत नज़दीकी से जुड़ा हुआ हूँ। सीएनबीसी आवाज़ ही नहीं, लेकिन सीएनबीसी बाज़ार जो गुजराती भी है, दोनों को मिला के शायद मैं कहूँगा कि मैंने अराउंड 400 टैक्स शोज़ किए हैं मेरे 500 से ज़्यादा टैक्स शोज़ के दायरे में। तो दिस इज़ अ हिस्टोरिक फिगर। अब मैं जब ये सोचता हूँ, आज 45 साल हो गए, मैंने 1977 से मेरा प्रोफेशन शुरू किया, पर मुझे याद है बराबर, नॉस्टैल्जिया कम्स अप माय माइंड, कि जब मैं एक लॉ का विद्यार्थी था इन द मिड 70s, उस अरसे में भारत के दो दिग्गज कहा जा सकते हैं उनको, टू टावरिंग लीगल ल्यूमिनरीज, एक जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर और एक हमारे लीगल ईगल श्री नानी पालखेवाला जी। तो ये दोनों मेरे मेंटर बने और ये मेरा सौभाग्य रहा। और कृष्णा अय्यर साहब ने मुझे जो खुद वो एक, ही वॉज अ पायनियर ऑफ लीगल एड जस्टिस, उन्होंने मुझे ये ही फायर्ड माई इमेजिनेशन कि मुझे प्रोफेशन के अलावा ये टैक्स पेयर एजुकेशन का काम हाथ पे लेना चाहिए। उस जमाने में तो टीवी शोज मुझे नहीं लगता है थे, कि जो जिम्मेदारी आपको सौंपी गई उसको आपने न खूबी बखूबी निभाया, बल्कि जो आपके मेंटर थे उनकी उम्मीदों से ज़्यादा आपने कर दिखाया है और ये सम्मान इसी का प्रतीक है। और शायद यही वजह है कि दर्शक आप पर इतना ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो सबसे पहले दर्शकों को बता दूं कि इस बार शो में क्या कुछ खास हम कहने वाले हैं। विदेश यात्रा के लिए सरकारी कर्मचारी नहीं कर सकेंगे एलटीसी का क्लेम और ना ही मिलेगी टैक्स में छूट। शेयर मार्केट से होने वाली कमाई पर क्या शेड्यूल्ड ट्राइब यानी अनुसूचित जनजाति को चुकाना होगा टैक्स, और साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि अगर आपने पुराने घर को तोड़ने के बाद प्लॉट को बेचा है तो क्या आपको मिलेगा कैपिटल गेन्स टैक्स में कोई देनदारी में छूट। इन सारे मुद्दों पर बातचीत करेंगे। लेकिन मुकेश जी, सबसे पहले चलते हैं हम लोग, एक बहुत ही अनूठा सवाल आया है, जो अक्सर ऐसे सवाल बहुत कम देखने को मिलते हैं। वो अरुणाचल प्रदेश से आया है, ईटानगर से। ये थुप्टन ताशी जी का सवाल है, जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ताशी जी, नमस्कार। जी सर, नमस्कार। मैं थुप्टन दाशी बाबू ईटानगर अरुणाचल प्रदेश से बोल रहा हूँ। सर, मेरा सवाल है कि ये शेड्यूल ट्राइब वालों को जो कैपिटल गेन टैक्स एप्लीकेबल है या एग्जेम्प्टेड है? ये आपका बहुत ही रोचक सवाल। एक्चुअली ये सवाल के लिए लक्ष्मण जी मुझे थोड़ा रिसर्च भी करना पड़ा, क्योंकि ताशी जी को और हमारे कई दर्शक जो खास तौर से नॉर्थ ईस्ट और कश्मीर में लद्दाख एरिया में जो रह रहे हैं, इनके लिए इनकम टैक्स एक्ट की जो सेक्शन 10 सब सेक्शन 26 है, तो उसमें ये कहा गया है कि वेयर there is any income the source of which is within these notified territories, तो उसको exempt गिना जाएगा। और इसके अलावा आपका डिविडेंड या इंटरेस्ट की इनकम हो कहीं भी, तो उसको भी exempt गिना जाएगा। अब सवाल ये आता है कि कैपिटल गेन्स को आप कहाँ का इनकम मानेंगे? क्या आप ये कह सकते हैं कि दैट इनकम हैज रीजन विद इन दैट पर्टिकुलर टेरिटरी? अब इस पर जजमेंट्स कोर्ट्स के ऐसे हैं कि अगर कोई बंदा है, अरुणाचल का है, और वो अरुणाचल के बाहर अगर काम कर रहा है और उसको सैलरी वहाँ मिलती है, तो वो सोर्स को अरुणाचल के बाहर गिनते हुए उसको टैक्स किया जाता है।
अब कैपिटल गेन्स में मेरा आपसे सुझाव ये है ताशी जी कि आप अपने डीमैट के जो अकाउंट्स हैं उसको आप अरुणाचल प्रदेश की टेरिटरी में रखिए, और आपकी कोई प्रॉपर्टी भी हो तो वो अरुणाचल में अगर होती है तो द लोकेशन ऑफ द कैपिटल एसेट इज इन अरुणाचल एंड देयरफॉर द कैपिटल गेन्स उसका सोर्स भी अरुणाचल माना जाएगा, और मेरे विचार से ये कैपिटल गेन को आप एग्जम्प्ट क्लेम कर सकते हैं। लेकिन आप भले अरुणाचल के हो, बाहर अगर कोई प्रॉपर्टी या शेयर्स है आपका डीमैट वगैरह, तो वो टैक्सेबल हो सकता है। ये मैं मुकेश पटेल जी, मैं एक सवाल इससे जुड़ा हुआ पूछना चाहूंगा, ताशी जी को ये कन्फ्यूजन क्यों हुआ? शायद इस वजह से क्योंकि इनकम टैक्स में जो बेनिफिट मिलता है शेड्यूल ट्राइब को, इस वजह से? या यू सी, ये एक बहुत सारा, ये आप जानते हैं, ऐसे हमारा ये एक्ट है 1961 में बना। अब उस समय पे ये नॉर्थ ईस्ट और ये जो पर्टिकुलरली लद्दाख का जो एरिया है, वो जो नोटिफाइड टेरिटरीज वो काफी बैकवर्ड थे, और उसमें भी शेड्यूल ट्राइब को एक एनकरेजमेंट देने के लिए ये एक विशेष प्रावधान किया गया, और तब से लेके ये चला आ रहा है। अच्छा। तो आज तो अरुणाचल में काफी डेवलपमेंट हो चुका है, पर ये प्रोविजन चालू है, इसलिए इसका लाभ इनको मिल सकता है। ताशी जी, आप मुकेश जी के जवाब से उम्मीद करता हूं संतुष्ट होंगे। जी सर, बहुत संतोष हो गया, बहुत बहुत धन्यवाद सर। चलिए, आगे भी कभी भी कोई आपको कन्फ्यूजन हो कभी, तो आप बिल्कुल लिखिएगा। बहुत अच्छा लगा कि आपका सवाल आया, और आप अरुणाचल में हैं, उसके बावजूद आप हमारे शो को देखते हैं और हमारे शो को इस काबिल समझा कि आपकी टैक्स की गुत्थी को सुलझा सके। अब चलते हैं दिल्ली, जहां से सचिन जैन साहब का सवाल आया है। दरअसल इन्होंने ईमेल भेजा है, और इसमें इनका कहना है कि इन्हें स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग से 40 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। इन्होंने जुलाई में रिटर्न फाइल नहीं किया था क्योंकि इन्हें लगा कि इनके टर्नओवर को टैक्स ऑडिट की ज़रूरत होगी, तो उनके पास सितंबर तक का समय हो जाएगा। लेकिन बाद में इनके सीए ने क्लैरिफाई किया कि टैक्स ऑडिट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टर्नओवर में प्रॉफिट और लॉस अकाउंट होता है। अब ये क्या करें? लॉस को कैरी फॉरवर्ड करने का कोई तरीका है क्या? मुकेश जी, क्या जवाब दिया जाए इनको? बिल्कुल, इनके लिए भी लक्ष्मण जी एक खुशखबरी मैं लेके बता सकता हूं कि हालांकि जो इनकम टैक्स एक्ट के नॉर्मल प्रोविजंस है उसके प्रावधान के अनुसार अगर आपका रिटर्न लेट होता है तो आपको कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉस का फायदा नहीं मिलता है। लेकिन इसमें एक विशिष्ट अपवाद, एक्सेप्शन हम कहेंगे, कि सेक्शन 119 जो है, जहां सीबीडीटी को विशेष पावर्स दिए गए हैं टू कंडोन द डिले इन फाइलिंग ऑफ द रिटर्न, जिसके कारण कई बार किसी का रिफंड छूट जाता हो या ये लॉसेस को कैरी फॉरवर्ड करने का कोई केस हो इनके जैसे, तो उसमें बोर्ड को सत्ता दी गई है कि रिलीफ, और ये बोर्ड की जो सत्ता है मॉनिटरी लिमिट्स के आधार से उनके टेरिटरी के प्रिंसिपल चीफ कमिश्नर को भी वो अप्रोच कर सकते हैं। इसके लिए वो नोट करें सर्कुलर नंबर 8 ऑफ 2001, ये सीबीडीटी का सर्कुलर, लक्ष्मण जी, उनको बहुत काम में आएगा। तो सर्कुलर नंबर 8 जो 2001 यानी 2001 में जारी किया गया था, उसके आधार पर आप अपने लॉस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, और जैसा कि मुकेश जी ने आपको तरीका बताया, आप बिल्कुल आप अपने टैक्स को बचा भी सकते हैं। अब हम चलेंगे ब्रेक पर। ब्रेक के बाद आपसे कई सारी बातें करेंगे, लेकिन उससे पहले एक मुद्दा मैं चाहता हूं पहले ही चर्चा कर लूं, क्योंकि पिछले 2 दिन पहले काफ़ी हाईलाइट रहा था। वो सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया था, और डिसीजन था एलटीसी को लेकर। दरअसल अक्सर सरकारी कर्मचारियों को जो एलटीसी मिलता है वो 2 लिहाज से फायदेमंद होता है। एक तो घूमने फिरने के खर्च मिल जाते हैं, दूसरा उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा ही अनूठा फैसला दिया है। बोला है कि एलटीसी तो आपको मिलेगा, एलटीसी पे टैक्स छूट भी मिलेगी, लेकिन एलटीसी तभी आप क्लेम कर सकेंगे जब भारत में ट्रेवल करेंगे। भारत के बाहर जाएंगे तो आपको इसकी छूट नहीं मिलेगी। और इसके लिए कहें तो मोटी भाषा में कि अगर सरकारी कर्मचारी विदेश जाते हैं तो एलटीसी का फायदा नहीं उठा सकेंगे। मुकेश जी, किस सेक्शन का हवाला दिया गया? क्योंकि ये भी सुनने में थोड़ा सा अटपटा लगा, घूमने जाए हम तो भारत में घूमें, विदेश घूमें, क्या मतलब पड़ता है? देखिए लक्ष्मण जी, ये एक लूप होल ढूंढ के कई लोग जो हैं, और केवल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज नहीं, प्राइवेट सेक्टर के एम्प्लॉयज के लिए भी ये सेक्शन 10(5) का एलटीसी का एग्जम्पशन का रूल है।
अब 10(5) में नियम ये है, जिसके साथ एक रूल 2B भी बना है, उसमें नियम ये है कि आपको भारत में कोई भी जगह पे आप छुट्टी पे जाते हो तब उसके लिए आपको LTC के एग्जम्पशन का फ़ायदा जो नियम बनाए गए उसके आधार से मिलता है। अब ये केस में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कर्मचारी थे, इन्होंने क्या किया था कि अब उनको जाना था पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार में, जो जगह तो भारत में आई हुई है, पर वो सीधा पोर्ट ब्लेयर जाने के बजाय अपने गांव से या शहर से वो सबसे पहले बैंकॉक जाए या सिंगापुर जाए या वहाँ जाके फिर आए और कहे कि भाई हम तो रुके हैं इधर। तो ये जो एक इंटरप्रिटेशन था, तो बैंक एम्प्लॉइज पर्टिकुलरली बैंक को दोषी माना गया था कि आपने टैक्स काटा नहीं है और इसके लिए उसको पेनल्टी कर दी गई थी। तो बैंक के ओर से एक डिफेंस ऐसा लिया गया कि भाई अल्टीमेटली तो उसने वेकेशन इंडिया में लिया है, शुरू उसने अपने शहर से किया और लिया पोर्ट ब्लेयर में, तो ये दोनों जगह भारत की है। पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप वाया ये फॉरेन लेग की जर्नी लेके आए हैं, तो ये जो है ये दिस इज अ मिसयूज ऑफ द प्रोविजंस। और उन्होंने ये बैंक को ये कहा कि देयर वाज एन एलिफेंट इन द रूम और आप देख भी नहीं पाए, खंड में एक बड़ा हाथी हो और आप कहो कि हमको पता नहीं, क्योंकि बैंक ने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि एम्प्लॉय ने क्या किया। तो कहे कि भाई जब आप ये चेक करते हैं आपको ये करना चाहिए, तो इसलिए बैंक को दोषी माना गया। हमें इसका मकसद ये ख्याल रखना है लक्ष्मण जी कि देयर शुड बी नो फॉरेन लेग इन द जर्नी and you should not try to exploit this loophole. चलिए, तो LTC का जब फायदा आप उठाते हैं तो इस बात का बिल्कुल ख्याल रखें। तो फिलहाल वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बताएंगे कि पुराने घर को तोड़ने के बाद बचे प्लॉट को बेचे तो क्या मिलेगा कैपिटल गेन्स टैक्स में छूट, बताएंगे छोटे से ब्रेक के बाद।